नमस्कार। आज हमारे सामने भारत और पाकिस्तान के रिश्ते की एक कह सकते हैं एक उलझी हुई कहानी है जो दस्तावेजों के ढेर में फैली हुई है। और जब हम इन पन्नों को पलटते हैं तो ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ 4 बड़े युद्धों का ब्यौरा नहीं बल्कि एक ऐसे संघर्ष की दास्तां है जिसने समय के साथ अपना रंग रूप बदला है। कभी मैदाने जंग में तो कभी छिपकर। सही कहा। हमारे पास जो टाइमलाइन है वो 1947 से शुरू होकर सीधे 2025 तक जाती है। इसमें बड़ी लड़ाइयों से लेकर आतंकी हमलों तक का जिक्र है। जी। आज हम इन घटनाओं को सिर्फ दोहराएंगे नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि ये लड़ाइयाँ क्यों हुई, इनके नतीजे क्या निकले और कैसे हर एक घटना ने अगली की जमीन तैयार की। एक तरह से डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो फिर शुरू करते हैं उस दौर से जब ये सब शुरू हुआ, बंटवारे के ठीक बाद 1947 से। पहला बड़ा टकराव तो 1947-48 में ही हो गया था। जी। पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर दी। जी। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर दस्तखत किए। जी। और फिर भारतीय सेना कश्मीर पहुंची। और यहीं पर मतलब इस संघर्ष की नींव पड़ गई। जब युद्ध विराम हुआ तो संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से एक नियंत्रण रेखा यानी LOC खींच दी गई। LOC? हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी। इसने कश्मीर को एक भू राजनीतिक फ्रोजन जोन बना दिया। इसने संघर्ष को खत्म नहीं किया बल्कि उसे एक स्थायी कम तीव्रता वाले टकराव में बदल दिया। अच्छा। जहां दोनों देश अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश करते रहे। वो लाइन आज भी इस पूरी कहानी का केंद्र है। इसके ठीक 18 साल बाद 1965 में फिर से एक बड़ा युद्ध हुआ। इसकी शुरुआत पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर से हुई। हाँ, ऑपरेशन जिब्राल्टर, जिसका मकसद था भारतीय कश्मीर में घुसपैठियों को भेजकर विद्रोह भड़काना। हाँ, लेकिन ये ऑपरेशन कह सकते हैं पूरी तरह नाकाम रहा। कश्मीरी लोगों ने घुसपैठियों का साथ नहीं दिया और भारतीय सेना ने कड़ी जवाबी कार्रवाई की। और युद्ध का अंत फिर एक युद्ध विराम से हुआ और 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता, जी। और दिलचस्प बात यह है कि ताशकंद समझौते के बाद भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की काफी आलोचना भी हुई थी। हाँ, हुई थी। लोगों को लगा कि जीती हुई बाजी टेबल पर हार गए क्योंकि भारत ने हाजी पीर जैसे जीते हुए रणनीतिक इलाके पाकिस्तान को लौटा दिए थे। बिल्कुल। तो जमीन पर स्थिति भले ही जस की तस हो गई, लेकिन दोनों देशों के बीच जो अविश्वास की खाई थी वो और गहरी हो गई। और इसने 1971 के युद्ध के लिए आप कह सकते हैं एक मंच तैयार कर दिया जो शायद इस रिश्ते का सबसे निर्णायक मोड़ था। 1971 का युद्ध वो तो पूरी तरह से अलग था। हाँ, बिल्कुल। इसकी जड़ें पश्चिमी पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश पर हो रहे अत्याचार में थी। जी। जब भारत ने हस्तक्षेप किया तो ये युद्ध भारत के लिए एक जबरदस्त जीत लेकर आया। जबरदस्त जीत शायद एक छोटा शब्द है। आप कल्पना कीजिए उस माहौल की। ढाका में 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हथियार डाल रहे हैं। 90,000? जी। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी जिसने दक्षिण एशिया का नक्शा ही बदल दिया। सही बात है। बांग्लादेश के जन्म ने पाकिस्तान की जो 2 राष्ट्र की थियरी थी उस पर ही एक गहरा सवालिया निशान लगा दिया था। यहाँ मुझे एक बात हैरान करती है। 1971 में इतनी बड़ी और कह सकते हैं अपमानजनक हार के बाद भी पाकिस्तान ने 1999 में कारगिल जैसा दुस्साहस क्यों किया? क्या उन्होंने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा था? ये एक बेहतरीन सवाल है और ये सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना की सोच को दिखाता है। देखिए, कारगिल कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। अच्छा। वो जिन चोटियों पर बैठे थे वे रणनीतिक रूप से बहुत बहुत महत्वपूर्ण थी। वो कैसे? उन चोटियों से श्रीनगर लेह हाईवे पर सीधी नजर रखी जा सकती थी, जो सियाचिन में तैनात भारतीय सैनिकों के लिए एक लाइफलाइन है। लाइफलाइन, बिल्कुल। उनका मकसद था उस हाईवे को काटकर लद्दाख और सियाचिन का संपर्क भारत से तोड़ना और कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना। उन्हें लगा कि परमाणु शक्ति बनने के बाद भारत एक पूर्ण युद्ध का जोखिम नहीं उठाएगा, लेकिन भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत बहुत सीमित क्षेत्र में पर बहुत आक्रामक तरीके से कार्रवाई की और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जी, बिल्कुल। तो अगर हम देखें 1947 से 1999 तक 4 बड़े पारंपरिक युद्ध हुए, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इन युद्धों के बीच के सालों में भी सीमा पर कभी पूरी तरह शांति नहीं रही। कभी नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सियाचिन ग्लेशियर, जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन? हाँ,
1984 से लेकर 2003 तक वहां लगातार झड़पें होती रहीं। ये दिखाता है कि तथाकथित शांति के दौर में भी एक नो वॉर नो पीस की स्थिति बनी हुई थी। मतलब एक सुलगती हुई आग थी जो कभी भी भड़क सकती थी। बिल्कुल। तो क्या ये कहना सही होगा कि 1999 में कारगिल में मिली हार के बाद संघर्ष का तरीका एक बार फिर बदल गया? पारंपरिक युद्ध में लगातार नाकामी के बाद क्या एक नई रणनीति अपनाई गई? आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। 1980 के दशक के अंत से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन कारगिल के बाद इसमें बहुत तेजी आई। अब संघर्ष का चेहरा बन गया छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर, जी। इस शब्द को थोड़ा और समझाएंगे? प्रॉक्सी वॉर का मतलब है कि एक देश दूसरे के खिलाफ सीधे अपनी सेना का इस्तेमाल करने के बजाय नॉन स्टेट एक्टर्स यानी आतंकी समूहों का इस्तेमाल करता है। अच्छा। इससे उन्हें सीधे तौर पर जिम्मेदारी लेने से बचने का एक मौका मिल जाता है, जिसे प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कहते हैं। प्लॉजिबल डिनायबिलिटी मतलब अगर कुछ होता है तो वो कह सकते हैं कि ये हमने नहीं किया, ये तो आज़ादी के लड़ाके हैं। हमारे दस्तावेज इसी ओर इशारा करते हैं कि कैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों का इस्तेमाल भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए किया जाने लगा। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हमारे दस्तावेज ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर इन हमलों में अपनी किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करता रहा है। जी हाँ, ये उनका आधिकारिक पक्ष रहा है। हम यहाँ सिर्फ उन स्रोतों में दी गई जानकारी को सामने रख रहे हैं, लेकिन इन हमलों का जो पैटर्न है वो वाकई चौंकाने वाला है। पैटर्न पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कुछ हमले नहीं थे। 1993 के मुंबई धमाकों ने भारत की आर्थिक राजधानी को निशाना बनाया। 2000 में लाल किले पर हमला देश के स्वाभिमान पर हमला था। 2007 में समझौता एक्सप्रेस पर हमला शांति की कोशिशों पर हमला था। और फिर 2008 का 26/11 मुंबई हमला, वो तो युद्ध की एक नई परिभाषा थी। 26/11 ने तो सब कुछ बदल दिया। ये कोई हिट एंड रन हमला नहीं था, नहीं। ये एक योजनाबद्ध सैन्य ऑपरेशन जैसा था जिसमें कई दिनों तक मुंबई को बंधक बनाए रखा गया। इसके बाद पुलवामा, पठानकोट, उरी, ये लिस्ट काफी लंबी है। बहुत लंबी लिस्ट है। तो इतने सालों तक इन हमलों को झेलने के बाद भारत की प्रतिक्रिया में क्या बदलाव आया? जाहिर है हर बार एक पूर्ण युद्ध शुरू करना तो विकल्प नहीं था। बिल्कुल। और यहीं पर भारत की रणनीति में एक बड़ा बदलाव दिखता है। इसे आप निष्क्रिय रक्षा यानी पैसिव डिफेंस से सक्रिय रक्षा या प्रोएक्टिव डिफेंस की ओर एक कदम कह सकती हैं। अच्छा, प्रोएक्टिव डिफेंस। जी, भारत ने यह महसूस किया कि सिर्फ सीमा पर हमलों को रोकने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमलों की कीमत भी वसूलनी होगी। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या भारत की ये बदली हुई प्रतिक्रिया जैसे सर्जिकल स्ट्राइक जमीनी हकीकत को बदलने में कामयाब रही है, या ये सिर्फ घरेलू दर्शकों के लिए एक संदेश सादा था? ये एक बहुत ही अहम और जटिल सवाल है। इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। इन कार्रवाइयों का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि एक नया रणनीतिक संदेश देना था। एक मैसेजिंग थी कि अब हर हमले की एक कीमत चुकानी होगी। 2016 में उरी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में पुलवामा हमले के बाद हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये दोनों इसी नई सोच का नतीजा थे। बालाकोट तो और भी महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार भारतीय वायुसेना ने शांति काल में नियंत्रण रेखा पार करके पाकिस्तान के अंदर एक लक्ष्य पर हमला किया था। और ये सिलसिला हाल तक जारी है। हमारे दस्तावेज 2025 के ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र करते हैं जी। जो पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तानी पीओके के अंदर आतंकी कैंपों को निशाना बनाने के लिए किया गया था। हाँ, ये दिखाता है कि यह भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति का एक स्थापित हिस्सा बन चुका है। लक्ष्य यह है कि हमलों का जवाब दिया जाए, लेकिन एक पूर्ण युद्ध के जोखिम को टाला जाए। तो ये एक बहुत ही महीन रेखा पर चलने जैसा है। बहुत महीन रेखा पर, जहां आप संदेश भी देना चाहते हैं और स्थिति को नियंत्रण से बाहर भी नहीं जाने देना चाहते। चलिए अब इन सबको जोड़कर देखते हैं। 1947 से लेकर 2025 तक इस लंबे और उलझे हुए सफर को देखने के बाद वो कौन से मुख्य पैटर्न्स हैं जो इन दस्तावेजों से उभर कर सामने आते हैं? अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो 4 बातें साफ नजर आती हैं। पहली, कश्मीर विवाद इस पूरे संघर्ष की धुरी रहा है, हमेशा से। चाहे वो 1947 का युद्ध हो या आज का छद्म युद्ध, ज्यादातर घटनाओं के तार कश्मीर से ही जुड़ते हैं। दूसरा पैटर्न तो संघर्ष के बदलते स्वरूप का है। बिल्कुल, ये संघर्ष पारंपरिक सैन्य टकराव से शुरू हुआ, फिर छद्म युद्ध और आतंकवाद में बदला, और अब ये लक्षित सैन्य हमलों मतलब टारगेटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स के दौर में पहुंच चुका है। तो ये लगातार विकसित हो रहा है।
हाँ, एक लगातार विकसित होती रणनीति है। तीसरा पैटर्न, जैसा दस्तावेजों में विश्लेषण किया गया है, वो है पाकिस्तान की ओर से कथित तौर पर प्रॉक्सी समूहों का इस्तेमाल, जिसकी रणनीति समय के साथ और घातक होती गई। और चौथा पैटर्न है भारत की प्रतिक्रिया का विकास, जो पहले ज्यादातर रक्षात्मक थी, लेकिन अब कहीं ज्यादा आक्रामक और सक्रिय हो गई है। सही कहा, भारत अब सिर्फ हमलों पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, बल्कि एक निवारक, मतलब एक डिटरेंट क्षमता स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। मतलब हमला करने से पहले सोचने पर मजबूर करना। बिल्कुल, कि हमला करने से पहले दुश्मन को ये सोचना पड़े कि इसकी कीमत बहुत भारी पड़ेगी। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष सिर्फ कुछ तारीखों और लड़ाइयों का लेखा जोखा नहीं है। ये शतरंज के एक ऐसे खेल की तरह है जहां दोनों खिलाड़ी लगातार अपनी चालें बदल रहे हैं। बहुत सही उपमा है। कहानी पहले युद्ध से शुरू हुई, फिर छद्म युद्ध के अंधेरे दौर में पहुंची और आज सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकवाद विरोधी अभियानों के एक नए अध्याय में है। बिल्कुल, और हमारे दस्तावेजों की समय रेखा 2025 में एक हमले और एक जवाबी सैन्य अभियान पर समाप्त होती है, जो यही बताता है कि ये चक्र अभी रुका नहीं है। ये अभी भी चल रहा है। ये लगातार विकसित हो रहा है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। वो क्या है? श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात है कि दोनों पक्षों की बदलती रणनीतियों के इस लंबे इतिहास को देखते हुए, पूर्ण युद्ध से लेकर छद्म संघर्ष और सर्जिकल स्ट्राइक तक, जहां हर पक्ष दूसरे की चाल का जवाब देने के लिए अपनी रणनीति विकसित करता है, इस जटिल रिश्ते का अगला चरण कैसा दिख सकता है? एक दिलचस्प सवाल। क्या भविष्य की लड़ाई जमीन पर नहीं बल्कि साइबर स्पेस में या ड्रोन के जरिए लड़ी जाएगी? संघर्ष का अगला रूप क्या होगा?